दोस्तों ये कहानी है 12,000 करोड़ रुपए के स्कैम की। इस स्कैम के तार जुड़े हैं सीधा पीएनबी से, यानी पंजाब नेशनल बैंक से। इस स्कैम के कर्ता धर्ता को जिस लंदन से गिरफ्तार किया गया, और जिस स्कैम की जांच के लिए इंटरपोल को तक आगे आना पड़ा, दोस्तों आपको बता दें ये बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम आज तक का है जो कि भारत में अंजाम दिया गया, या यूं कहे इसको अंजाम देने वाला भी भारतीय था। आप में से कई लोग जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपका सस्पेंस यहाँ पर तोड़ते हैं और बताते हैं आपको। दोस्तों इस पीएनबी घोटाले के पीछे का सूत्रधार था नीरव मोदी और उसके भाई, लेकिन इसमें ज्यादा हाथ नीरव मोदी का था। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जानते हैं पीएनबी स्कैम की पूरी कहानी, किस तरह से इस स्कैम को अंजाम दिया गया। और ये स्कैम कोई पुराना नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ही 2016 से 2018 तक का ये स्कैम माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो अपना सस्पेंस यहाँ पर बरकरार रखिए और देखते रहिए हमारे साथ और समझने का प्रयास कीजिए कि इस स्कैम को किस तरह से अंजाम दिया गया। दोस्तों कहा जाता है कि सरकारी बैंक से लोन लेने पर चप्पलें घिस जाती है, और ग्रामीण भारत में अक्सर ऐसा होता ही है, जहां 25,000 जैसे लोन के लिए भी बैंक 50 बार चक्कर लगवाते हैं और रकम के एवज में पूरा घर गिरवी रखवा लेते हैं। तो सोचिए दोस्तों, ऐसे में अगर आपको पता चले कि किसी बैंक ने 11,000 करोड़ का लोन दिया है, वो भी बिना किसी गारंटी के, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के बारे में। इस फ्रॉड के पीछे का मास्टरमाइंड था नीरव मोदी। आखिर कौन है ये नीरव मोदी? उसने किस तरह से इस बैंक फ्रॉड को अंजाम दिया, किस तरह से उसकी प्रोसेस रही, और किस तरह से वो इंडिया से लंदन शिफ्ट हुआ, और किस तरह से उसे लंदन से गिरफ्तार किया गया। तो पूरी कहानी बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करीब 177 करोड़ डॉलर की मानी जाती है, यानी तकरीबन 11,000 करोड़ की। दोस्तों इसे मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच में अंजाम दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामला पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मुंबई के फोर्ट में ब्रैडी हाउस शाखा में जारी किए गए 12,000 करोड़ रुपए यानी 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के धोखाधड़ी वाले उपक्रम पत्र से संबंधित है, जिससे पंजाब नेशनल बैंक इस राशि के लिए उत्तरदायी है। पीएनबी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की फर्मों यानी मेसर्स डायमंड और यूएस, मेसर्स सोलर्स एक्सपोर्टर्स और मेसर्स स्टेलर डायमंड्स के निदेशकों को सीबीआई द्वारा चार्जशीट में नामित किया गया था। नीरव मोदी और उनका परिवार भारत में घोटाले की खबर आने के कुछ दिन पहले 2018 की शुरुआत में फरार हो गया था। भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करना शुरू कर दिया था और भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत तत्काल जब्ती की मांग कर रहा था। नीरव फरवरी 2018 से आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात,
धोखाधड़ी और संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग सहित बेईमानी के लिए इंटरपोल की वांछित सूची में था। मार्च 2019 में नीरव को यूके के अधिकारियों ने मध्य लंदन में गिरफ्तार किया था। बैंक ने शुरू में कहा था कि शाखा में उसके 2 कर्मचारी घोटाले में शामिल थे, क्योंकि बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार कर दिया गया था जब भ्रष्ट कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संचार प्रणाली स्विफ्ट का उपयोग करके इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को एलओयू जारी किए थे। इसके बाद बैंक ने सीबीआई से शिकायत की। सीबीआई ने प्रमुख अधिकारियों उषा अनंत सुब्रमण्यम, पीएनबी की पूर्व सीईओ, कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव और संजीव शरण को एक आरोप पत्र में नामजद किया था, जिसमें उन्हें स्विफ्ट संदेशों और कोर बैंकिंग सिस्टम के सामंजस्य के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी कई परिपत्र और सावधानी नोटिस को लागू करने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पीएनबी का आरोप था कि 3 फर्मों डायमंड आर यूएस, मेसर्स सोलर एक्सपोर्टर्स और मेसर्स स्टेलर डायमंड्स के सहयोगियों ने 16 जनवरी 2018 को पीएनबी से संपर्क किया और अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए एलओयू के लिए अनुरोध किया। बैंक ने एलओयू जारी करने के लिए कम से कम 100% नकद मार्जिन की मांग की, लेकिन फर्मों ने कहा कि उन्हें अतीत में ऐसी किसी गारंटी के बिना एलओयू प्राप्त हुए थे। शाखा के रिकॉर्ड में फर्मों को दी गई ऐसी कोई सुविधा नहीं दिखाई गई। पीएनबी को धोखाधड़ी का संदेह हुआ और उसने लेन देन के इतिहास की जांच शुरू कर दी। 29 जनवरी 2018 को पीएनबी ने सीबीआई में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नीरव मोदी, अमी मोदी, निशाल मोदी और मेहुल चौकसी पीएनबी अधिकारी ने अपनी शिकायत में एजेंसी को बताया कि मुंबई के फोर्ट में ब्रैंडी हाउस में बैंक के शाखा कार्यालय में उसके 2 कर्मचारियों, पीएनबी के सेवानिवृत्त उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी और एक अन्य बैंक अधिकारी ने नीरव मोदी और गीतांजलि समूह से जुड़ी 3 फर्मों की ओर से हांगकांग स्थित लेनदारों को फर्जी एलओयू जारी किए थे। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर में कहा गया था, लोक सेवकों ने डायमंड्स आर यूएस, सोलर्स एक्सपोर्टर्स और स्टेलर डायमंड्स को आर्थिक लाभ पहुंचाने और 2017 के दौरान पीएनबी को 280 करोड़ रुपए का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। 18 मई 2018 तक ये घोटाला तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, यानी अगर डॉलर में बात की जाए तो तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर तक। और नीरव मोदी कथित तौर पर नकली पासपोर्ट बनवाकर लंदन में छिपा हुआ था। 13 जून 2018 को सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में नीरव मोदी के भाई निशाल और उनके एक अधिकारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस यानी आरसीएन जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया। सीबीआई ने नीरव मोदी और गीतांजलि समूह के उसके चाचा मेहुल चौकसी के खिलाफ आरसीएन जारी करने के लिए इंटरपोल को अनुरोध भेजा। 20 अगस्त 2018 को इलाहाबाद बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यम को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 1 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड पर जमानत दे दी। उसी टाइम 1 सप्ताह पहले सरकार ने उषा को उसके कार्यकाल के 1 दिन पहले बर्खास्त कर दिया था। अनंत सुब्रमण्यम अगस्त 2015 से 2017 तक पीएनबी बैंक की एमडी थी और उन्होंने इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया था। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी, जो एक प्रमुख आरोपी थे, के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। फरवरी 2018 में गायब हुआ नीरव मोदी जून 2018 से ब्रिटिश राजधानी में था। 19 मार्च 2019 को मध्य लंदन में एक बैंक में भारतीय मूल के क्लर्क द्वारा उसे पहचानने और पुलिस को सतर्क करने के बाद उसे मध्य लंदन में गिरफ्तार किया गया था। यूके पुलिस ने भारतीय अधिकारियों की ओर से मोदी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। मोदी 20 मार्च 2019 को अदालत में पेश हुआ। उसी महीने में यूके की अदालत ने उसे इस आधार पर जमानत देने से 2 बार इनकार किया कि उसके भागने का खतरा है और अगर मौका मिला तो वह देश से भाग सकता था। तीसरी बार भी मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया और 24 मई 2019 तक जेल में रहने का आदेश दिया गया। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर मोदी को छोड़ दिया गया तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। जून 2019 में घोटाले के हिस्से के रूप में स्विट्जरलैंड में अधिकारियों द्वारा नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मेहता के 4 स्विस बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर कुल 283.16 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज की गई थी,
स्विस बैंक के बाद कुछ दिनों बाद 2 जुलाई 2019 को सिंगापुर उच्च न्यायालय ने मोदी, पूर्वी और उनके पति मयंक मेहता के नाम पर 4 बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया। इन खातों में उनके बीच 44 करोड़ रुपए थे। इंटरपोल ने पूर्वी और मयंक दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अगस्त 2019 में सीबीआई ने सीबीआई की विशेष अदालत में एक आवेदन पत्र दायर किया था, जिसमें भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी, उनके भाई निशाल मोदी और उनके एक सहयोगी करीबी सुभाष परब को अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने की मांग की गई थी। 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में तीनों को वांछित घोषित किया था। नीरव मोदी की कानूनी टीम ने 4 जमानत आवेदन किए थे, जिन्हें हर बार खारिज कर दिया गया था। मोदी, जो मार्च 2019 से दक्षिण पश्चिम लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में बंद था, जिसे 19 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था, और बाद में यूके की एक अदालत ने उसे 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसने कहा था कि वह 11 से 15 मई 2020 के लिए उसकी 5 दिवसीय प्रत्यर्पण सुनवाई की दिशा में काम कर रही थी और उसे हर 28 दिनों में अदालत के सामने वीडियो लिंक के जरिए पेश होना था। सीबीआई ने मुंबई में सीबीआई अदालत के समक्ष पेश विशेष आरोप पत्र में कहा था कि दिसंबर 2019 में नीरव मोदी, उनके सौतेले भाई नेहल मोदी और उनके 2 व्यापारिक सहयोगियों ने गवाहों को धमकाने और सबूत नष्ट करने की कोशिश की। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार सबूत तब मिले जब नीरव के 9 कर्मचारियों ने सीबीआई को विवरण प्रस्तुत किया कि कैसे नीरव और नेहल अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध मिस्र ले गए और उन पर ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जिससे यह साबित हो सके कि वे 9 लोग नीरव द्वारा शुरू की गई नकली कंपनियों के मालिक हैं। मार्च 2020 में ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी से जब्त 72 लग्जरी वस्तुओं की 2.26 करोड़ में नीलामी कर दी। मई 2020 में भारतीय एजेंसियों के अनुरोध के आधार पर इंटरपोल ने नेहल मोदी को पीएनबी के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में अपने सौतेले भाई नीरव मोदी की सहायता करने के लिए फिर से रेड कॉर्नर नोटिस पर डाल दिया था। सीबीआई ने बताया कि नेहल ने कथित तौर पर नीरव मोदी के लिए 2 कंपनियों का प्रबंधन किया, जिन्हें डमी संस्थाओं से $50 मिलियन मिले। घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद उसने $6 मिलियन के हीरे, यूएई दिरहम में 3.5 मिलियन और 50 किलो सोना ले लिया। दुबई में उसने मोबाइल फोन और सर्वर के रूप में डिजिटल सबूत नष्ट कर दिए और प्रमुख गवाहों को भी धमकाया। 8 जून 2020 को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए अदालत ने नीरव मोदी की लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। मई 2020 में यूके की अदालत ने 5 दिवसीय प्रत्यर्पण सुनवाई पर नीरव मोदी के मुकदमे को दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया था। मोदी ने ब्रिटेन में 5 बार जमानत खारिज होने के बाद राजनीतिक शरण लेने के लिए आवेदन किया था। जुलाई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मेहुल चोकसी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कैसे उसने भारत, दुबई और संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाया। 1 मार्च 2018 को सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दी, जिससे सरकार को भगोड़े की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिल गया था, जिसमें फरार ऋण चूककर्ताओं की बेनामी संपत्ति भी शामिल थी। मार्च 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी LOU और लेटर ऑफ कंफर्ट यानी कि LOC जैसे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को खत्म कर दिया, ताकि ट्रेड क्रेडिट में खामियों को दूर किया जा सके और बैंकों की उचित तत्परता में सुधार किया जा सके। कुछ बैंकरों ने कहा कि LOU और LOC के कारण प्राप्त करने वाले बैंक पूरी तरह से ऋण पात्रता के लिए जारीकर्ता बैंक पर निर्भर हो गए। तो ये थी दोस्तों पीएनबी के साथ हुए इतने बड़े स्कैम की। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कैम हर लेवल पर होते हैं और हर स्थिति में होते हैं। जैसे पहले भी स्कैम होते थे, अब भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। बस जरूरत है दोस्तों कि सरकार को चाहिए कि उन स्कैमर को जल्द से जल्द और स्कैम करने से पहले ही पकड़ लिया जाए, ताकि वो ऐसी घटिया हरकत करने की कभी ना सोचे। दोस्तों, इस पीएनबी स्कैम से सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी बैंक बिना गारंटी के लोन कैसे दे सकता है। अगर आप देखने जाएं तो ऐसी कोई मिडिल क्लास आदमी अगर गलती से अगर 20-25 हजार का भी लोन ले, वो भी सरकारी बैंक से, तो उसे बैंक के कई चक्कर लगवाने पड़ते हैं, कई कागजात में काम करना पड़ता है, कई सारे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। जबकि नीरव मोदी को लोन कैसे मिल गया, वो भी बिना किसी गारंटी के। तो दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं,
लेकिन इनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, ये ना ही मुझे पता है ना ही आपको पता है। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी में होती रहती हैं, जैसे स्कैम जैसी एक बेतरतीब प्रक्रिया, जिससे न केवल पूरे देश की छवि खराब होती है बल्कि हमारी इकोनॉमी पर भी डायरेक्ट असर पड़ता है। अब देखिएगा, जितने बार भी स्कैम हुए हैं उतने बार हमारी इकोनॉमी गिरी हुई है, नीचे आई है और फिर से खड़ी हुई है। लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा करे जिससे जो स्कैमर हैं वो स्कैम करने से पहले 100 बार सोचे। इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि स्कैमर के खिलाफ कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो स्कैमर को मन में स्कैम लाने से पहले ही डरा दें। तो दोस्तों बस मेरा इतना ही कहना था कि सतर्क रहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्कैम हमेशा बड़े लेवल पर नहीं हो सकते, छोटे लेवल पर भी हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं। तो अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए हमारी इन वीडियोस को। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। आगे भी हम ऐसी मार्केट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सब मैं लाता रहूंगा। दोस्तों मैंने अपने इसी चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दिए, प्लीज आप जाइए उन्हें चेकआउट कीजिए और देखिए कि किस तरह से मैंने अपने ट्रेडिंग के बारे में बता हुआ है। 2 वीडियो मेरी आ चुकी है। पहली वीडियो तो है कि कैंडल क्या होती है और टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, और दूसरी वीडियो है कि जो ट्रेंड होता है और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कैसे प्लॉट करना है। तो प्लीज आप जाइए वीडियो देखिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।